गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो संचालित होती है और उसके संचालन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसके संचालन को, इसकी स्टेबिलिटी को, इसकी वोटिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो इसके संदर्भ में हम एक चीज़ पाते हैं वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक कंटिन्यूअसली एक नए शेप में बदलता जा रहा है, एक नया स्वरूप धारण करता जा रहा है। जैसे 1945 के बाद से हम यदि देखें तो पहले तो केवल कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों के ऊपर कब्जा करके उनके जो आर्थिक संसाधन हैं उनका अपने राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किए जाने को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ारों के ऊपर पकड़ थी, ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश बनाने की होड़ थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले हमको ढेरों नए तत्व देखने को मिलते हैं। और इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि आज यदि हम इसको कहें तो ये है कि ये क्षेत्र इतना अधिक व्यापक हो गया है, इतना अधिक विस्तृत हो गया है, इसकी अध्ययन पद्धति में हमको ढेरों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में कई तरह के नए नए जो तत्व उदित होकर के आए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। चाहे नए राज्यों की बढ़ती हुई संख्या, चाहे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट, चाहे उपसाम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद का उन्मूलन, नए अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का उत्पन्न होना, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग का किया जाना, ये ऐसे मुख्य तत्व हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिचालन को काफ़ी प्रभावित किया है। 1990 के बाद से, या हम ये कहें कि साम्यवाद के किले के ढहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने वाले जो तत्व थे, बाद में उसमें वैश्विक बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था, वैश्विक तकनीक, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में लग गई। तो हम अब सबसे पहले जो चीज़ लेंगे जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिचालन को बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में एक अहम भूमिका का निर्वाह किया है, इसमें सबसे पहला है राज्यों की संख्या में अनवरत वृद्धि का होना। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक हालांकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पात्र हमेशा रहे, लेकिन उस द्वितीय विश्व युद्ध से पहले केवल जो साम्राज्यवादी ताकतें थीं, जो सुपर पावर्स थीं, जो मिडिल रेंज पावर्स थीं, या जो औपनिवेशिक ताकतें थीं, वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का पात्र थी। उनके द्वारा किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, आपस में उन ताकतों के किस प्रकार के रिश्ते हैं, किस प्रकार के संबंध हैं, इसको देखने का, एनालाइज करने का कार्य किया जाता था। लेकिन उस समय तक ज़्यादातर दुनिया के जो राज्य थे वो साम्राज्यवादी शक्तियों के शिकंजे में फंसे हुए थे और इस वजह से इंडिपेंडेंट स्टेट्स की जो संख्या थी वो बहुत कम थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में नवोदित राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई और ऐसी स्थिति में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के महाद्वीपों में नवोदित राज्यों की संख्या बढ़ी। 1945 में जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में केवल 51 सदस्य राज्य थे, वहां आज वर्तमान समय में 191 से भी ज़्यादा राज्यों की संख्या हमें देखने को मिलती है। अब ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो ये नए प्रभुत्व संपन्न राज्य थे, इनके अभ्युदय से
अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब कुछ गिनी चुनी जानी पहचानी जो पॉलिटिकल एंटिटीज थीं, जो राजनीतिक इकाइयां थीं, उनके बीच होने वाले संबंधों के घटना चक्र के रूप में हम इसे नहीं देख सकते। अब ये जो न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, जो इमर्ज स्टेट्स थे, इनकी अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थीं, इनकी अपनी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थीं, इनकी अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थीं, इनकी अपनी सोशल प्रॉब्लम्स थीं, जिनके समाधान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने का कार्य किया है। अब वर्तमान समय में जो राज्य हैं, इन राज्यों की संख्या ने, इन राज्यों की बढ़ती हुई अभिवृद्धि ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया है। दूसरा जो हमें मेजर चेंज देखने को मिल रहा है वो ये कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूरोपीय राजनीति से हट करके वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप धारण कर चुकी है। वो इस प्रकार से कि प्रथम विश्व युद्ध तक तो जो विश्व इतिहास था उसको बुनियादी तौर से यूरोप के इतिहास के रूप में देखा जाता था। कारण ये कि विश्व के जितने अन्य जो भाग थे, एशिया, अफ्रीका, इनके जो राज्य थे वो सब इन यूरोपीय ताकतों के नियंत्रण में थे। इन यूरोपीय ताकतों की एक कॉलोनीज के रूप में इनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। ये जो अधिसंख्य राज्य थे यूरोपीय शक्तियों के साम्राज्य का अंग थे, लेकिन जैसे जैसे ये उपनिवेश आज़ाद होते चले गए, एशिया और अफ्रीका के राज्यों ने विश्व संबंधों में, विश्व राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने अस्तित्व का आभास करवाना शुरू कर दिया। अब ये स्थिति हो गई थी कि नए नारे चल पड़े थे। एशिया वालों के लिए, अफ्रीका वालों के लिए जैसे नारे प्रचलित हुए। और अब ये कहा जाने लगा कि जो ये साम्राज्यवादी यूरोपीय देश हैं, अब ये एशिया और अफ्रीकी महाद्वीपों के देशों के हितों के संरक्षक नहीं हैं। अब ये एफ्रो एशियाई राष्ट्र अपने हितों की संरक्षण खुद कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं, अपने देश के लिए जो नीति का निर्माण किया जाना है अब वो खुद कर सकते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति द्वितीय विश्व युद्ध तक केवल यूरोपीय इतिहास का, यूरोपीय संबंध का पर्यायवाची था, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप में हिस्सा लेने वाले लोग थे वो यूरोपीय महाद्वीप से संबंधित ताकतें ही थीं। जैसे जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज़्यादातर राज्य राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप में भागीदार होते चले गए, उससे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी वो वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर को, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को धारण करती चली गई। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वह है विदेश नीति का प्रजातंत्रीकरण। द्वितीय विश्व युद्ध तक जो विदेश नीति थी, जो राजनीति थी, जो राजनय था, उस संदर्भ में जो आम जनता थी उसे कोई वास्ता नहीं रहा करता था। रूलर्स के द्वारा जिस प्रकार की विदेश नीतियों का निर्धारण किया जा रहा था, ये मान करके चला जा रहा था कि इन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं वो सही हैं। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जो घटनाक्रम घटा और जो विभीषिका देखने को मिली, द्वितीय विश्व युद्ध में मानव जाति को जो विभीषिका देखने को मिली, उसके बाद अब ये माना जाने लगा था कि विदेश नीति केवल जो नीति नियंता हैं उन नीति नियंताओं के हाथों का खेल नहीं होना चाहिए, जिसको इस रूप से भी कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध तक जो विदेश नीति का निर्माण था, विदेश नीति का संचालन था, एक छोटे से शासक वर्ग के द्वारा किया जाता था। और इसका एक कारण ये भी था कि अधिकांश देशों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं विद्यमान थीं। राजा के इर्द गिर्द रहने वाला जो अभिजातीय वर्ग था, जो राजनयिक वर्ग था,
वह इन विदेश नीति से जुड़े हुए मामलों में निर्णय लिया करता था। उस समय ना तो जनसंपर्क के साधन थे, न जन चेतना थी, और ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के जनमत का निर्माण नहीं हो पाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ता चला गया राज्यों का, जैसे जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं वाले राज्यों की संख्या बढ़ती चली गई, जनसंपर्क और प्रचार के साधन बढ़ते चले गए, वैसे वैसे जन चेतना का भी विकास होता चला गया। और जनमत को निर्माण करने के जो साधन थे, जिसमें हम समाचार पत्र ले सकते हैं, रेडियो है, टेलीफोन, टेलीविज़न आदि का प्रयोग बढ़ने लगा। तो अब आम आदमी की जो बात थी, उस आम आदमी की बात को भी सुनने का एक पराक्रम किया गया, एक उपक्रम किया गया। और अब ये माना जाने लगा कि विदेश नीति के ऊपर जो निर्णय लिया जा रहा है, विदेश नीति से जुड़े हुई जो नीति अपनाई जा रही है, उसमें अब संसद और विधान मंडलों में बहस होने लगी। और इसके माध्यम से अब ये लगने लगा कि राज्यों के द्वारा जो विदेश नीतियों का निर्माण हो रहा है, वो अब एक छोटे से वर्ग के द्वारा ही संपन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि अब विदेश नीतियों के निर्माण में भी, विदेश नीतियों के क्रियान्वयन में, वहाँ पर जो पब्लिक है, ये पब्लिक संबंधित राज्य की भी है, ये पब्लिक ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसको हम वैश्विक जनमत कह सकते हैं, उस वैश्विक जनमत के द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं के ऊपर जो उनका रिएक्शन होता है, इससे संबंधित राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्य भी प्रभावित होते हैं। इसमें हम एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब 1956 में ब्रिटेन ने फ्रांस और इजराइल के साथ मिलकर के स्वेज संकट के समय मिस्र पर आक्रमण किया, तो पूरा जो विश्व जनमत था वो तो विरोधी हुआ ही। खुद ब्रिटेन का जो जनमत था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री के विरोध में हुआ, और वहाँ उस समय जो प्रधानमंत्री थे मिस्टर ईडन, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अंत में ये हुआ कि प्रबल अंतर्राष्ट्रीय जनमत के विरोध के कारण ब्रिटेन और फ्रांस को ये युद्ध समाप्त करना पड़ा। इसी प्रकार से हम 1983 का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जहां अमेरिका के द्वारा ग्रेनेडा के ऊपर आक्रमण किया गया था, और ये आरोप लगाया गया था कि ग्रेनेडा में जो रहने वाले अमेरिकी हैं, उनकी जान और माल की सुरक्षा को खतरा था। लेकिन जब पूरे विश्व जनमत ने इसका अपोज किया, तो अमेरिका को वहाँ से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। तो कहने का जो अभिप्राय है कि किसी एक, चाहे वो सुपर पावर हो, चाहे एक कोई छोटा राष्ट्र हो, उसके द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मोरालिटी, इंटरनेशनल एथिक्स के अगेंस्ट में जा रहा है, तो पूरा विश्व जनमत उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है, और उस विश्व जनमत से डर के संबंधित राज्य को कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम लोग लेंगे तकनीक का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बड़े ही जबरदस्त रूप में प्रभावित किया है। इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि वर्तमान जो शताब्दी है वो टेक्नोलॉजी की शताब्दी का युग है, जिसने न केवल हथियारों के स्वरूप को बदला है, जिसने न केवल युद्ध के स्वरूप को बदला है, बल्कि इसने अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति के स्वरूप को भी बदल दिया है। इस तकनीकी विकास के कारण वर्तमान समय में ये मान करके चला जा रहा है कि आज इंसान के पास एक ऐसी असीम शक्ति हासिल हो गई है, जिसका उपयोग वह उन्नति के लिए भी कर सकता है और विनाश के लिए भी कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब जो परमाणुविक शक्ति है, जो परमाणुविक शक्ति का प्रयोग हम डिस्ट्रक्शन के लिए भी कर सकते हैं, तो हम उसका प्रयोग पॉजिटिव रूप में भी कर सकते हैं। और आज जो दिनों दिन नए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का विस्तार होता चला जा रहा है, चाहे हम जेट विमान को लें,
चाहे नाभिकीय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्रों को लें, चाहे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान और पनडुब्बियों को लें, या भू उपग्रह अंतरिक्ष स्टेशनों को लें, ये सब एग्जाम्पल्स हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का। तो इन हथियारों के परिप्रेक्ष्य में आज जो राष्ट्रों की मिलिट्री पावर है, राष्ट्रों की जो सैनिक शक्ति है, वो ज़बरदस्त रूप में बदल गई है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का किसी भी राष्ट्र को एक सैनिक शक्ति के रूप में उभारने, एक सैनिक शक्ति बनाने और उसके युद्ध के रूप को बदल डालने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब इस प्रौद्योगिकी के कारण राष्ट्रों की जो सैनिक शक्तियां हैं, जो इतनी तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही हैं, उसमें आज अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अस्थिर सी भी नज़र आती है। अस्थिर इस संदर्भ में कहेंगे हम कि आज ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, वो परमाणविक ताकतों से इस तरीके से लैस हैं कि आप उधर से अब परमाणु हथियार को चलाने के लिए बटन दबाइए तो सामने वाला भी उसी समय आपको नष्ट करने के लिए अपने परमाणु हथियारों का बटन दबा देगा। तो ऐसी स्थिति में अब ये एक जो डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स है, जो डिस्ट्रक्शन का भय है, इसने अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों को, वैश्विक शक्तियों को सेल्फ रेस्ट्रेंट रहने का जिम्मा सौंपा है, सेल्फ रेस्ट्रेंट बने रहने की प्रक्रिया की तरफ धकेलने का कार्य किया है। और इसी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा हम ले सकते हैं वो ये कि जो परमाणु शक्ति का जो विकास हुआ है, यह परमाणु शक्ति शांति के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन गई है। कारण यह है कि आज जो एज है, द एज ऑफ ओवरकिल वाला हो गया है कि आज अमेरिका और रूस दोनों में अकेले में इतनी क्षमता है कि वे इस आणविक शक्ति के बल पर इस पूरी दुनिया का कई बार सर्वनाश कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आज ये मान करके चला जाता है कि विदेश नीति के सभी ज़्यादातर जो निर्णय हैं, उन सब निर्णयों की पृष्ठभूमि में सबसे पहले शांति वार्ता का ध्यान रखना जरूरी माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ मानी जाती है वो ये है कि युद्ध से कैसे बचें और शांति कैसे कायम की जाए। विश्व राजनीति में हमें ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जब ये लगता है कि अब परमाणु युद्ध हुआ। इसमें हम 1962 का क्यूबा क्राइसिस बड़े इम्पोर्टेंट घटना के रूप में लेते हैं, जब पूरी दुनिया को लगने लगा था कि अब ये दो सुपर पावर्स आपस में भिड़ने जा रही हैं। लेकिन जो उनका लीडरशिप था, उन लीडरशिप के द्वारा बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया गया और विश्व को बड़ी राहत मिली कि हाँ, अब हम इस विनाश की घड़ी में जाने से बच गए। नेक्स्ट हम लोग लेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में जो बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये हम शुरू से लेकर के आखिर तक देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये है कि कैसे शांति को स्थापित किया जाए, शांति स्थिरता को कायम रखा जाए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके लिए एक संस्थात्मक साधन बन गए हैं, जो विश्व के राष्ट्रों को वो एक पटल प्रदान करते हैं, एक मंच प्रदान करते हैं, जहां पर सदस्य राष्ट्र आपस में एक दूसरे से शाब्दिक लड़ाइयाँ करते हैं, शाब्दिक झगड़े करते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, थोड़ा मन मुटाव होता है, संबंधों की तनातनी होती है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन्हें ये समझने बूझने के लिए मजबूर करता है कि आप इस क्षणिक आवेश में आकर के कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते जिससे कि आपकी अपनी जनता
और पूरा विश्व किसी प्रकार से युद्ध की विभीषिका की तरफ वो धकेला जाए। नेक्स्ट हम जो लेंगे वो ये है कि आज नॉन स्टेट एक्टर्स भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरह अपना वर्चस्व स्थापित करते चले जा रहे हैं और ये विश्व राजनीति को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसमें आप देखिए, हम विश्व बैंक को ले सकते हैं, विश्व व्यापार संगठन को ले सकते हैं, ग्रुप 8 को ले सकते हैं, G15 को ले सकते हैं। तो ये सब जो संगठन हैं, इन संगठनों के द्वारा राज्यों के बीच आपसी संबंधों को अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने निर्देशों के माध्यम से, अपनी कार्यप्रणाली के माध्यम से प्रभावित करने का कार्य किया जाता है। लास्ट हम लेंगे कि चूंकि आज वैश्विक व्यापार और वाणिज्य का बोलबाला हो गया है, तो आज अधिसंख्य राष्ट्र व्यापार और वाणिज्य के परिप्रेक्ष्य में विदेश नीति से संबंधित निर्णय लेने लगे हैं। एक जमाना हुआ करता था कि आइडियोलॉजी के बेसिस पर राज्यों के एक दूसरे के साथ संबंध हुआ करते थे, संबंधों की प्रगाढ़ता हुआ करती थी या संबंधों में शिथिलता हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया बढ़ी है, उस वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में आर्थिक पहलू एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगा है। और इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं वो ये है कि जो अमेरिका चीन के ऊपर लंबे समय तक आरोप लगाता रहा और उसने एक लंबे समय तक उसे यूएनओ में मान्यता नहीं दी, उसी अमेरिका ने आर्थिक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ राजनयिक संबंधों को कायम किया, उसे मान्यता प्रदान करी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में अरब इजराइल के बीच जो संघर्ष होता रहा है, ज़्यादातर राज्य अरब राष्ट्रों का पक्ष लेते रहे हैं। कारण यह है कि उनके पास जो तेल का भंडार है, जो गैस का भंडार है, जिससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो सकती है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो आज जो विदेश नीति है, विदेश नीति का आज एक सबसे बड़ा पहलू है, वह है आर्थिक पहलू। इस आर्थिक पहलू ने सारे राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। सारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसके समीकरणों को बदल दिया है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध के समय राष्ट्रों के बीच तनातनी का एक मुख्य आधार ये हुआ करता था कि हमारी उसकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खा रही। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के बीच चलने वाली जो विदेश नीतियां हैं, जो संबंध हैं, उसमें हमें ज़बरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता है। थैंक यू। कल हम लोग लेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने के लिए जो अप्रोचेज हैं, जो सिद्धांत हैं, जो उपागम हैं, उनको।